हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हिंदी की क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो हमारी क्लास है, ये रात्रि 8 बजे वाली, इसमें हम हिंदी का सेशन लेकर आते हैं और ये हिंदी स्पेशली उत्तर प्रदेश पुलिस वालों के लिए है। जिन्हें यूपी पुलिस का पेपर देना है, वो हमारे साथ जुड़े रहिए। रात्रि 8 बजे मैं एक एक प्रश्न का विश्लेषण अच्छे से करवाता हूँ। आज फिर से मैं लेकर आया हूँ 37 बेहतरीन प्रश्न, और इतने अच्छे लेवल के मैं प्रश्न लेकर आता हूँ। उनका एक एक प्रश्न का एनालिसिस करवाता हूँ, विश्लेषण करवाता हूँ। तो बेहतरीन प्रश्नों का अभ्यास के लिए आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए। यूट्यूब चैनल का नाम है सर आमोद यादव। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। और आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, वो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। वहाँ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं क्लास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी वहाँ देता हूँ। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, मैं 20 नवंबर 2022 20 नवंबर 2022 रात्रि 9 बजे से 7000 प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। हिंदी के 7000 प्रश्न टॉपिक वाइज हिंदी करवाऊँगा। आप किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, बीडीओ, टेट, सुपर टेट, सी टेट, जितने भी बंडे एग्ज़ाम हैं, आप किसी का भी एग्ज़ाम दीजिए। रात्रि 8 बजे वाली क्लास आपके लिए अति आवश्यक है। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं 7000 क्वेश्चन का एनालिसिस करवाने वाला हूं। आप हमारे साथ जुड़िए रात्रि 9 बजे 20 नवंबर से। और मैं 30 से 35 दिन में आपकी वहाँ पे हिंदी कंप्लीट कराऊंगा। और यहाँ तो ये तो क्लास मेरी चलेगी ही, ये रात्रि 8 बजे वाली बंद नहीं होगी पुलिस के पेपर तक, हमेशा चलेगी। ठीक है, तो आप वो भी जुड़िए। और वहाँ भी बहुत अच्छे से, वहाँ मैं टॉपिक वाइज करवाऊंगा, यहाँ मॉडल पेपर करवाता हूँ। चलिए आगे बढ़िए। सामान्य हिंदी बताइए। मेरा पहला प्रश्न है, स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा इस प्रश्न को सही जगह सेट कर दूं। ठीक है, अब बताइए कि हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस लोकोक्ति का अर्थ है संयोगवश सफलता मिलना? कौन सी लोकोक्ति है जिसका अर्थ है संयोगवश सफलता मिलना? बताओ, कौन सी लोकोक्ति है सर? कौन सी लोकोक्ति है जिसका अर्थ है संयोगवश सफलता मिलना? देखो, अभी तक प्रश्न कैसे पूछ रहा था, इस मॉडल पेपर में थोड़ा अलग से पूछा है। पहले पूछता था कि ये लोकोक्ति है, इसका अर्थ बताओ। अब पूछ रहा है कौन सी लोकोक्ति का अर्थ है संयोगवश सफलता मिलना। तो जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्नों का आज लेवल बहुत अच्छा है, आज बहुत अच्छा लेवल है ना। मैं सरल भी प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ, मैं अच्छे लेवल के भी लेके आता हूँ, मैं मीडियम भी लेके आता हूँ। क्योंकि देखिए, आप कठिन प्रैक्टिस सेट करोगे ना, तो सरल वाले क्वेश्चन आपके अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो गलत हो जाएंगे। सरल भी करने हैं, मीडियम भी करने हैं, कठिन भी करने हैं। तीनों प्रकार के मैं मॉडल पेपर लेके आता रहता हूँ, तीनों प्रकार के करवाता हूँ। चलिए, किस लोकोक्ति का अर्थ संयोग बस सफलता मिलना है? तो ये आंसर सही होगा सी, अंधे के हाथ वटेर लगना। अंधे के हाथ वटेर लगने का अर्थ है संयोगवश सफलता का मिलना। संयोगवश सफलता का मिलना। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, और बता दीजिए एक और शानदार प्रश्न, एक और बेहतरीन प्रश्न। बताइए, चतुराई में जो चतुराई शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? सर, प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे, उपसर्ग शब्द के आगे। तो चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? सर, चतुराई में आई प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जवाब। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न।
सबका जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। सबका जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अध्ययन शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? बताइए। सर अध्ययन शब्द में जो उपसर्ग है ना, ये कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है। कौन सा? अधि। अच्छा, हमने आपको एक बात बताई थी, उपसर्ग शब्द के हमेशा आगे रिवीजन करिए। जितने फैक्ट है उनको रिवीजन करिए। उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे, प्रत्यय हमेशा शब्द से पीछे, प्रत्यय और उपसर्ग को शब्दांश कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं। बहुत बढ़िया। इतने प्रश्न उपसर्ग से बन सकते हैं। ये जो फैक्ट हैं इनका रिवीजन करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, कौन सी संज्ञा जातिवाचक है? कौन सी संज्ञा जातिवाचक है? बताइए। सर कौन सी संज्ञा जातिवाचक है? कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी से टाइप करिए। कौन सी संज्ञा जातिवाचक है? सर जो ऑप्शन डी में लिखा है वकील, ये जातिवाचक संज्ञा है। अच्छा, हाँ ये जातिवाचक संज्ञा है। अच्छा मैं पूछूं, संज्ञा के कुल कितने भेद? 5 भेद। मुख्य संज्ञा के कुल कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये मुख्य संज्ञाएं हैं। अब 5 भेद कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। 5 संज्ञाएं। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? जो किसी जाति का बोध कराए। वकील, डॉक्टर, ये क्या है? क्रिकेटर, ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए। कोई भी व्यवसाय है तो वो जातिवाचक संज्ञा है। आकार शब्द में किस प्रकार का विशेषण है? आकार में कौन सा विशेषण है? बताइए। आकार में कौन सा विशेषण है? कहते हैं ना बड़ा आकार, छोटा आकार, आकार। ये जो आकार है, किसी का आकार, गुण, दशा, रूप, रंग, ये किस प्रकार के विशेषण हैं? सर ये गुणवाचक विशेषण होता है। कौन सा विशेषण होता है? गुणवाचक। जैसे मैं कहूँ बड़ी इमारत, तो इसका बड़ी इमारत का बड़ा क्या है? एक आकार है। तो बड़ी इमारत, छोटी इमारत, बड़ी बिल्डिंग, छोटी बिल्डिंग, बड़ा क्रिकेट ग्राउंड। तो ये जो बड़ा शब्द है या छोटा है, ये आकार है ना। हम कहें मोटा व्यक्ति, मोटा लड़का, तो ये क्या है? ये आकार है। और किस में आएगा? सर गुणवाचक संज्ञा में आएगा। किस में आएगा? गुणवाचक संज्ञा में। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जवाब है आपका। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सोच समझ के जवाब दीजिए। पुल्लिंग शब्द बताना है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। अब चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ पुल्लिंग कौन सा है। जैसे हमने लिखा ना, हमने लिखा मेरा, हाँ हमने लिखा मेरी, ठीक है सर। तो किसी भी शब्द से पहले मेरा मेरी लगाओ। इससे क्या होगा? हमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग की समझ होगी। अच्छा, तो कैसे होगी? यदि किसी शब्द से पहले मेरा फिट बैठ जा रहा है तो पुल्लिंग होगा, और मेरी बैठ रहा है तो स्त्रीलिंग। अच्छा, तो लगाओ, शुरुआत करो। मेरा कहाँ से करें? कहीं से भी कर लो, कहीं से भी कर लो। तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ। बताओ मेरी हैसियत या मेरा हैसियत? सर मेरी हैसियत स्त्रीलिंग है ये तो, हमें तो पुल्लिंग पूछा है। अच्छा, हलचल बताओ, मेरी हलचल की मेरा हलचल? सर मेरी हलचल, ये भी स्त्रीलिंग है। आगे बताओ, मेरी हवा की मेरा हवा? सर मेरी हवा, तो ये भी स्त्रीलिंग है। मेरा हिम, मेरा हिम क्या है? सर ये मेरा हिम, ये हिम शब्द पुल्लिंग है। ध्यान रहे, हिम शब्द क्या है? ये सर हिम शब्द पुल्लिंग है।
बहुत शानदार आपका जवाब है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलिए। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, बहुत बढ़िया तरीके से करिए। बताइए अगला प्रश्न है, हिंदी में कितने वचन होते हैं? बताइए हिंदी में कितने वचन होते हैं? बता दीजिए हिंदी में कितने वचन होते हैं? सर हिंदी में 2 वचन होते हैं। कितने? 2। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अच्छा, संस्कृत में कितने वचन? 3 वचन। कौन कौन से? एक वचन, दो वचन, बहुवचन। हिंदी में 2 वचन होते हैं और संस्कृत में 3 वचन। प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक और बेहतरीन प्रश्न करिए, एक और शानदार प्रश्न आपके लिए करिए। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भारतीय भाषाएं हैं? जो भारतीय संविधान की अनुसूची है 8वीं, उसमें कितनी भारतीय भाषाएं हैं? कितनी भाषाओं का जिक्र है? सर उसमें 22 भाषाओं का जिक्र है। कितनी की भाषाओं का जिक्र है? 22 भाषाओं का। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा, प्रश्न पूछा जाए 22 भाषाओं में कौन सी शामिल नहीं है, तो याद रखना भोजपुरी शामिल नहीं है और अंग्रेजी भी शामिल नहीं है। पूछ लिया जाता है क्या 22 भाषाओं में भोजपुरी शामिल है? नहीं है। क्या अंग्रेजी शामिल है? नहीं है। लेकिन नेपाली शामिल है। नेपाली 22 भाषाओं में शामिल है। नेपाली से प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना है। क्यों? क्योंकि नेपाल की ऐसा लगता है विदेशी भाषा है, तो हम सोचेंगे नेपाली भाषा भारतीय संविधान में क्या कर रही है? ये नहीं होगी, जबकि नेपाली है, भोजपुरी और अंग्रेजी नहीं है। 22 भाषाओं में नेपाली को जोड़ा गया है। चलिए आगे चलिए, बताइए प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य का भेद है। बताओ, माँ ने कहा था कि बाजार जाना है, कौन सा वाक्य है? अगर पढ़ा है तो बताओ। माँ ने कहा था कि बाजार जाना है। जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड हो, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो, तो वहाँ कौन सा वाक्य होता है? जवाब दीजिए। जब एक वाक्य दूसरे पर निर्भर हो तो वहाँ मिश्र वाक्य होता है। कौन सा वाक्य होता है? मिश्र वाक्य। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना, एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड है। कैसे है? जैसे माँ ने कहा था, मैं आपको बता रहा हूँ कि माँ ने कहा था और मैं इतना कह के रुक गया, तो आप क्या कहोगे कि आगे माँ ने क्या कहा था? तो ये जो सेंटेंस है माँ ने कहा था, ये दूसरी बात पर निर्भर करता है। इसलिए एक वाक्य दूसरे पर निर्भर हो, ये माँ ने कहा था, ये इस पर निर्भर करता है। इसलिए एक जब वाक्य दूसरे पर निर्भर हो तो मिश्र वाक्य आता है। या फिर इसकी ट्रिक सुन लो, यदि कहीं की लगा हो ना वाक्य में, की, तो समझ जाना मिश्र वाक्य है। ठीक है। और जब दोनों वाक्य स्वतंत्र हों तो कौन सा वाक्य होता है? तो संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, दोनों वाक्य स्वतंत्र है। जैसे मैं पढ़ रहा था और माँ खाना बना रही थी, तो इसमें मैं पढ़ रहा था एक पूरा स्वतंत्र वाक्य है और माँ खाना बना रही थी ये भी स्वतंत्र है, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। जब 2 स्वतंत्र वाक्य मिलते हैं तो संयुक्त वाक्य बनता है। जब 2 वाक्य ऐसे मिलते हैं जब एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है, तो वहाँ पर कौन सा? मिश्र वाक्य होता है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, विस्मयादि बोधक का कौन सा है चिन्ह? जो बताओ, विस्मयादि बोधक का चिन्ह कौन सा है? जल्दी से जवाब दीजिए। सर विस्मयादि बोधक का चिन्ह जो ऑप्शन सी में लिखा है ये है। कौन सा है? जो ऑप्शन सी में लिखा है ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। अच्छा, तो ऑप्शन ए में किसका लिखा है? ये प्रश्नवाचक का है। जो ऑप्शन बी में लिखा है ये पूर्ण विराम है। जो ऑप्शन डी में लिखा है इसे कॉमा या हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए उस विकल्प का चयन करें
जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है, जो सर्वनाम के भेद को बताता है। सर वाक्य कौन सा है? वाक्य कहाँ लिखा है? ये लिखा है वाक्य, ये लिखा है। अच्छा क्या वाक्य है? घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। तो इसमें बताओ सर्वनाम कहाँ पे प्रयोग हुआ है? तो सर सर्वनाम ये है, आप है सर्वनाम। इस पूरे वाक्य में सर्वनाम कहाँ है ढूंढो। तो सर जो आप शब्द है ये है सर्वनाम। अब वो कह रहा है तो सर्वनाम का कौन सा भेद प्रयोग हुआ है? तो अपने आप ये कौन सा सर्वनाम है? यहाँ यहाँ आप का मतलब है स्वयं, खुद। तो ये निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? आंसर सही होगा निजवाचक सर्वनाम है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे, आगे चलिए, बताइए किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? अच्छा कौन सा स्वर है? कौन सा स्वर है जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय? अच्छा अगर ऐसे पूछता तब भी जवाब होता कि कौन सा स्वर है जिसे हर्ष स्वर से 3 गुना ज्यादा समय लगता है। दीर्घ स्वर से अधिक लगता है 2 गुना और हर्ष स्वर से 3 गुना। ये पिलुत स्वर है। कौन सा स्वर है? पिलुत स्वर है। इसे दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है और हर्ष स्वर का 3 गुना समय लगता है। चलिए चलिए बताइए, बता दीजिए अगला प्रश्न। बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है। जवाब दीजिए निम्नलिखित में से वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? मूर्धन्य का मतलब है जो मूर्धा से नहीं बोला जाता। बताओ तो मूर्धा से कौन सा? पूरा टा वर्ग है ना, टा ठा डा ढा, ये सब मूर्धा से बोले जाते हैं। लेकिन ये जा टा वर्ग का नहीं है, ये चा वर्ग का है और चा वर्ग तालु से बोले जाते हैं। अर्थात ऑप्शन ए वाला है ना, ये मूर्धा से नहीं बोला जाता, ये मूर्धा से नहीं बोला जाता। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलिए। दंत धावन शब्द का तद्भव शब्द क्या है? ये दंत धावन शब्द है, ये तत्सम है, तो इसका तद्भव बताओ। दंत धावन शब्द का तद्भव बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब, शानदार जवाब है आपका। इसी तरह देते रहिए। सर दंत धावन का आंसर सही होगा दातुन है। दातुन, जो दातुन हम लोग करते हो ना, है ना, वही दातुन। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है और सोच समझ के जवाब देना। अगर कारक पड़े हैं तो बताओ किस वाक्य में अपादान कारक है? बताइए किस वाक्य में अपादान कारक है? बताओ। अच्छा मैं बताता हूं। देखिए कारक, अब सर आप कहोगे सर कारक तो ए में भी अपादान है, राम ने रावण को मारा, यहां भी है तीर से मारा, और यहां भी है, और यहाँ भी नहीं, सी में भी है सर, यहाँ भी है, ऐसे कहोगे कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बताता हूँ आपको। जब एक या एक से अधिक कारक चिन्ह दिए जाएं, देखो सर ने भी यहाँ दिया, को भी दिया, से भी, अब हम क्या करें? तो पूछा गया अपादान। अब सुनिए अपादान की विभक्ति क्या होती है? अपादान की विभक्ति होती है से अलग होना। अपादान की विभक्ति क्या है? अलग होना। तो देखिए अब जहां पे अलग होने का सेंस हो, से का अर्थ है से अलग होना, तो क्रिया की तरफ से देखो। जब एक से अधिक कारक चिन्ह एक वाक्य में दिए जाएं तो पीछे से देखे जाते हैं। देखिए ये से लगा है ना, क्या इस से का मतलब अलग होना है? क्या इस से का मतलब अलग होना है? क्योंकि अलग होना, जब से का मतलब होता है अलग होना तो वहाँ अपादान कारक, और जब से का मतलब हो के द्वारा तो वहाँ करण कारक। तो यहाँ क्या है? राम ने रावण को तीर से, तो तीर से के द्वारा है, अर्थात यहाँ तो करण कारक है। को लगा है यहाँ कर्म कारक, ने लगा है कर्ता कारक। तो सर पहले में अपादान है ही नहीं। बहुत बढ़िया। फिर देखो पीछे से, तो क्रिया की तरफ से देखो कहाँ है?
सर ये है, मोहन से अब सहा नहीं जाता। तो ये से क्या है कि मोहन के द्वारा अब सहा नहीं जाता, मोहन सह नहीं सकता। इस से का मतलब है के द्वारा। सर यहाँ भी अपादान नहीं है। चाकू से फल काटो। अब बहुत लोग कहेंगे सर फल अलग अलग हुआ है, अपादान का अर्थ है अलग अलग, तो सी वाले में अपादान है। नहीं, से शब्द चाकू के लिए आया है, बताया था। अपादान जो शब्द है, अपादान हमेशा उस शब्द के बाद आता है, तो चाकू के लिए से है। तो चाकू से फल काटो, अर्थात से का अर्थ है के द्वारा, चाकू के द्वारा। और जब से का अर्थ के द्वारा हो तो वहां करण कारक होता है। सर सी में भी करण कारक है, डी विकल्प सही है। इसमें अपादान कारक है। हिमालय से गंगा निकलती है, अर्थात इससे का अर्थ है अलग होना। हिमालय से अलग हुई गंगा और निकली बंगाल की खाड़ी में गिरी, हिमालय से अलग हुई, अर्थात डी वाला सही है, अपादान कारक है। कंफ्यूजिंग नहीं रहनी चाहिए, एग्जाम में आया हुआ है और सही आंसर होगा डी। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बाद में करना, वीडियो खत्म हो जाए तब। निम्नलिखित में से जो शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, पहचानिए। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण शब्द है? कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सर कौन सा शब्द है? सर जो ऑप्शन ए में लिखा है ये तेज, ये क्रिया विशेषण शब्द है। अच्छा, ये क्रिया विशेषण है? हाँ, कैसे है समझाओ। चलो समझ लो। जैसे मैंने लिखा श्याम, श्याम तेज दौड़ता है। क्या लिखा? तेज दौड़ता है, लिख दिया। हाँ सर लिख दिया। अच्छा बताओ, तो दौड़ता है ये क्या है? ये क्रिया है। क्रिया से पहले क्या आया? तेज। तो दौड़ना, ये दौड़ना की विशेषता कौन बता रहा है? तेज। दौड़ना का विशेषण कौन है? तेज। तो तेज दौड़ना की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण है। चूंकि दौड़ना शब्द एक क्रिया है तो क्रिया की विशेषता जो बताएगा वो कहलाएगा क्रिया विशेषण, और संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा वो विशेषण कहलाएगा। तो तेज शब्द क्या है? ये क्रिया विशेषण है, ये क्रिया की विशेषता बताता है। श्याम तेज दौड़ता है, वह तेज तेज चिल्लाता है, तो ये क्रिया विशेषण है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, पढ़िए। निम्न में से भूतकाल का उदाहरण बताओ। बताइए कौन सा उदाहरण भूतकाल का है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। रामू घर गया था, ये कौन सा काल है? ये सर भूतकाल है। और भूतकाल में भी कौन सा है? अगर मैं पूछूं कि रामू घर गया था तो ये भूतकाल का कौन सा भेद है? तो सर पूर्ण भूतकाल। कौन सा भेद है? पूर्ण भूतकाल। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए एक और प्रश्न, एक और प्रश्न है आपके सामने, बताइए, ध्यान से पढ़ो। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र। अच्छा ठीक है, पढ़ लिया। आगे चलते हैं, क्या पूछ रहा है? बड़ा वस्त्र, छोटा आदमी, जो भी है पूछ क्या रहा है? मैं विशेष कौन सा है? विशेष बताना है। क्या बताना है? मैं विशेष कौन सा है। चलिए वहीं क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न पर चलते हैं। चलिए चलिए प्रश्न पर, वो क्या कह रहा है बताइए। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन है? अच्छा विशेष जानते हैं, एक होता है विशेषण, एक होता है विशेषण, एक होता है विशेष। जैसे मैं कहूँ क्या कहूँ कि ईमानदार व्यक्ति, ध्यान से सुनना, ईमानदार व्यक्ति, मेरी बात पहले सुन लेना फिर जवाब देना। पहले मेरी बात ध्यान से सुनो फिर जवाब देना। हमने कहा ईमानदार व्यक्ति। अच्छा बताओ व्यक्ति क्या है? सर व्यक्ति एक संज्ञा है। ईमानदार क्या है? सर विशेषण है। अच्छा ये जो
अब एक बात बताओ, मैं कहूँ कि किसकी विशेषता बताई जा रही, तो आप बताओगे इस व्यक्ति की। अच्छा, कौन विशेषता बता रहा, ये ईमानदार। तो ईमानदार क्या है सर, ये विशेषण। ठीक है सर, ये तो समझ आया, ईमानदार विशेषण है, ये समझ आया। अच्छा, तो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष भी कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में ये जो व्यक्ति है एक संज्ञा है, इसकी तारीफ की जा रही है, इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो इसे विशेष भी कहेंगे। ध्यान से सुनिए, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं, और विशेष की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहेंगे। क्या इतनी बात समझ आई? क्या इतनी बात समझ आई? हाँ सर समझ आई। अब देखो, कह रहा है बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र। बताओ इसमें विशेषण कौन है और विशेष कौन है? सर बड़ा है ये विशेषण, ये है विशेषण, ठीक है, वी लिख दिया हमने। और घर क्या है सर, ये है विशेष, विशेष, ठीक है, घर विशेष है। छोटा क्या है, छोटा विशेषण है। आदमी क्या है, ये विशेष है। नीला क्या है, विशेषण है। वस्त्र क्या है, विशेष है। ठीक है, तो यही पूछा गया इसमें विशेष कौन कौन से हैं, अर्थात विशेषण जिसकी विशेषता बताए वह विशेष है। तो सर एक घर विशेष है, एक आदमी विशेष है, एक वस्त्र विशेष है। घर, आदमी, वस्त्र, ये तीनों विशेष हैं, इनकी विशेषता बता रहा है। विशेषण नहीं पूछा, विशेष पूछा है। तो चलिए, घर, आदमी और वस्त्र ये विशेष हैं। कहीं ऑप्शन में है घर, आदमी, वस्त्र? चलिए चलिए पहुंचते हैं धीरे धीरे पीडीएफ पर। तो क्या कह रहा है कि विशेष कौन है, बताइए विशेष। तो घर, आदमी और वस्त्र ये विशेष हैं। और विशेषण कहता तो बड़ा आदमी, है ना, बड़ा वहाँ था, नीला था, बड़ा था, और क्या था, नीला था, बड़ा था, और क्या था, और कुछ और था, छोटा। बड़ा, छोटा और नीला ये विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, पूछा विशेष गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए बताइए, अति उक्ति शब्द की संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा? यदि मैं अति उक्ति का संधि करूं तो कौन सा शब्द बनेगा? करिए, अति उक्ति का। सर बहुत लोग करेंगे अति उक्ति, गलत है, गलत है, ये अतियुक्ति बनेगा। क्या बनेगा? जो ऑप्शन वी में लिखा है अतियुक्ति बनेगा, और इसमें अतियुक्ति बनेगा, अति प्लस उक्ति। कौन बनेगा? अतियुक्ति। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलिए, एक और मेरा प्रश्न है, ये कठिन प्रश्न है, करना, जवाब देना आप। बहुत शानदार प्रश्न है, बताइएगा। हानि की आशंका से उत्पन्न होने वाला मनोवेग, जो हानि की आशंका से उत्पन्न मनोवेग, अर्थात जैसे मान लो आपको कोई घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है, तो आपके हानि हो गई, तो उससे मन में जो हलचल होती है, मनोवेग, मन में उत्पन्न जो हलचल होती है वो क्या कहलाती है? बताओ, वो मनोवेग क्या कहलाता है? सर वो मनोवेग डयाडी कहलाता है। आपको किसी में नुकसान हो गया, मान लो आपके बिजनेस में आपको घाटा हो गया, तो घाटा से जो उत्पन्न मन में हलचल होती है उस हलचल को मनोवेग कहते हैं, और उसे एक शब्द में कहते हैं डयाडी। तो हानि की आशंका से उत्पन्न होने वाला मनोवेग होता है डयाडी। ये वाक्यांश बहुत कम सुना होगा, दिमाग में छाप लेना, एग्जाम में आया तो आपका गलत ना हो, आपका गलत ना हो, क्योंकि आपने हमारे साथ प्रैक्टिस की है। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए, बताइए विलोम शब्द। बहुत बढ़िया, बताइए। हमें हमेशा रुग्ण रहना चाहिए। रुग्ण मीन्स होता है बीमार। अच्छा, हमें हमेशा बीमार रहना चाहिए, तो इसका विलोम क्या होगा बीमार का, रुग्ण का? तो हमें हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? हमें हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए कुछ और प्रश्न हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। जो बटमार है,
ये बटमार लिखा है, ये किसका पर्यायवाची है? जवाब दीजिए। बटमार किसका पर्यायवाची है? सर ये जो बटमार है ये डाकू का पर्यायवाची है। डाकू, ध्यान रहे, डाकू, पॉकेट मार, जेब कतरा, फट मार, ये डाकू को कहते हैं ना। चोर डाकू जो होता है ना, उसी का। वैसे चोर के थोड़े अलग हो जाते हैं। चलिए, लुटेरा, डाकू को लुटेरा कहेंगे, लूटने वाला। चलिए, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है? शर्मिंदा होना नहीं है, किसका अर्थ शर्मिंदा? शर्मिंदा का मतलब है बहुत ही एकदम ऐसा फील होना, शर्मिंदा होना, समझ रहे हो ना, बेइज्जती महसूस करना, ऐसा अर्थ नहीं है। तो सर पानी पानी होने का मतलब होता है शर्मिंदा होना। कहते हैं ना वो तो पानी पानी हो गया, उसने इतना झूठ बोला कि आज उसकी कलई खुल गई, आज उसकी पोल खुल गई, वो तो पानी पानी हो गया। तो शर्मिंदा होने का मतलब पानी पानी होना है। ठीक है, मुझे तो कौन सा नहीं है वो पूछा गया। अपना सा मोह लेकर रहना, सर इसका भी मतलब है शर्मिंदा होना। अच्छा, मोह में पानी आना, सर इसका ये नहीं होगा। मोह में पानी आना ये नहीं है। शर्मिंदा होने का अर्थ मुंह में पानी आना नहीं है। टका सा मुंह लेकर आना, ये भी इसका मतलब है। आंसर सही होगा सी। शर्मिंदा होने का मतलब मुंह में पानी आना नहीं है। मुंह में पानी आने का मतलब है जी ललचाना, मतलब मुंह में पानी आना, है ना। किसी स्वादिष्ट चीज को देखकर मुंह में पानी आता है। आंसर सही होगा सी। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलिए बताइए, आगे बताइए। हमारा अगला प्रश्न है, बता दीजिए। बहुत बढ़िया। 2017 में व्यास सम्मान से किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया था? तो 2017 में व्यास सम्मान जो मिला था वो मिला था ममता कालिया को। व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था किसे? ममता कालिया को। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न बताइए। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन हैं? एक और बेहतरीन प्रश्न, एक और आपका बेहतरीन जवाब हो। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन हैं? सर इसके लेखक हैं यशपाल। कौन लेखक हैं? यशपाल। बहुत बढ़िया। आगे फिर से बताइए। मुंशी प्रेमचंद की कौन सी कहानी है? मुंशी प्रेमचंद ने कौन सी कहानी लिखी है? सर जो कहानी उन्होंने लिखी है वो लिखी है, क्या लिखी है? सवा सेर गेहूं। ये सवा सेर गेहूं ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। सवा सेर गेहूं। बहुत बढ़िया। बताइए, किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? एक पद संख्यावाचक होता है विशेषण, संख्यावाचक विशेषण ही होता है। तो एक पद संख्यावाचक होता है, कौन सा समास है? जवाब दीजिए, कौन सा समास है जिसमें एक पद संख्यावाचक होता है? सर द्विगु समास। द्विगु समास में एक पद संख्यावाचक होता है। जैसे मैं कहूँ, क्या कहूँ? द्विगु समास का एक उदाहरण दीजिए। जैसे तिराह, तिराया, तिराह होता है ना। जैसे चौराह, चार रास्तों का संवार चौराहा कहलाता है। तो यहाँ द्विगु समास है। अच्छा, कर्मधार समास में एक पद विशेषण और दूसरा विशेष होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्ययी होता है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, ये प्रश्न कठिन है। ये प्रश्न इतना कठिन है आपने सुना नहीं होगा। अधर 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 धरत हरि के परत, ओठ ढीठ पट जोत, हरति बांस की बांसुरी, इंदु धनुष रंग। इसमें अलंकार पूछा है, तो इसमें ऐसा अलंकार है जो आपने सुना नहीं होगा। अच्छा, हाँ, ऐसा अलंकार है। इसमें इन पंक्तियों में जो अलंकार है उसका नाम है, ये आपके लेवल का प्रश्न नहीं है, ये यूपी पुलिस से बहुत ऊपर का प्रश्न है। इसमें मैं आंसर बता देता हूँ, अतगुण अलंकार है। जब मैं क्लास लूँगा तो इस उदाहरण को वहाँ व्याख्या करूँगा, यहाँ टाइम लग जाएगा। ठीक है, अतगुण अलंकार।
आपने नहीं सुना होगा नाम, और हमारे मतलब का भी प्रश्न नहीं है। चलिए, पत्र शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह सही है। पत्र, पत्र मीन्स क्या होता है? जल्दी से विकल्प सही बताइए, कौन सा विकल्प पत्र वाला सही है? सर, पत्र मीन्स पत्ता होता है। हाँ, होता है। सर, पत्र मीन्स चिट्ठी होती है। हाँ, बिल्कुल होती है। सर, पत्र मीन्स पंख होता है। बिल्कुल होता है। आंसर सही होगा ए, पत्र मीन्स पत्ता, चिट्ठी और पंख। चलिए, ये प्रश्न भी बहुत शानदार है, कई बार एग्जाम में आया है। बताइए, बता दीजिए। बहुत शानदार प्रश्न है। अन्न और अन्न का क्रमशः अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म कौन सा है? अन्न मीन्स क्या होता है और अन्न मीन्स क्या होता है? बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर, जो पहले अन्न लिखा है ना, हाँ, उस मीन्स होता है अनाज। अच्छा, जो सर ये अन्न लिखा है ना, हाँ, इस मीन्स होता है दूसरा। तो अनाज और दूसरा, ऑप्शन सही होगा ए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, आगे चलते हैं। माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? हम गुण भी बताएंगे, क्या होते हैं माधुर्य गुण? जिसमें मधुरता आ जाए, जिसे सुनने से आनंद आ जाए, माधुर्य गुण, आप इमोशनल हो जाओ, भावुक हो जाओ। सर, ये श्रृंगार रस में होता है। माधुर्य गुण किस में होता है? श्रृंगार रस में। बहुत बढ़िया। चलिए, बताइए, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? जो छंद जब हम पढ़ते हैं ना हम लोग, तो उसमें जो विराम चिन्ह आते हैं, उस विराम को रुकना, जो रुकने की स्थिति आती है छंद में, वो क्या कहलाती है? तो छंद की भाषा में उसे यति कहते हैं। ऑप्शन सही होगा बी, उसे क्या कहते हैं? यति। यहाँ गलत लिखा है, ये 41 से 45 नहीं, 145 से 50। बस हमारे आज 5 प्रश्न और बचे हैं, और वो भी गद्यांश से संबंधित हैं। बहुत शानदार गद्यांश है, स्किप नहीं करना, ये एग्जाम में आता है। 5 नंबर फ्री के समझो। 5 नंबर एग्जाम में फ्री तभी हैं जब आप डेली डेली रोज गद्यांश का अभ्यास करोगे, है ना? कठिन सरल हर हर प्रकार के गद्यांश का प्रैक्टिस करोगे। चलिए, क्या पता इन्हीं में से रिपीट कर जाए एग्जाम में, है ना? चलिए, मैं बड़े आराम से, बड़ी मधुरता के साथ पढ़ूंगा, आपको सुनना है बस। चलिए, समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति समय की सही कीमत जान लेता है, वह व्यक्ति जीवन में सफलता कर पाता है। यह धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन खोने पर वापस पाया जा सकता है, परंतु परंतु क्या, परंतु बीता समय, परंतु बीता हुआ समय नहीं लौटाया जा सकता। छात्रों के जीवन में इसका अधिक महत्व है। जो छात्र इस उम्र में समय की कद्र करना सीख जाते हैं, वह भविष्य में तरक्की की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। क्या बात बोली है, बहुत अच्छा मैसेज भी देता है। गद्यांश ऊंचाइयों को छू लेते हैं। चाणक्य, गांधी जी, अशोक आदि ने समय का सदुपयोग कर अपने पैरों के निशान छोड़ दिए हैं। जीवन का प्रत्येक क्षण भविष्य का निर्माता है। बहुत शानदार गद्यांश है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते, वे केवल हाथ मलते रह जाते हैं। हम चाहे विश्राम कर लें, परंतु समय विश्राम नहीं करता। समय के प्रति सजगता मानव जीवन के लिए उपयोगी है। आगे देखते हैं। अतः छात्रों को समय की कीमत पहचान कर इसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। समय के ऊपर गद्यांश था। बताइए, समय का सदुपयोग क्या, समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है? बताइए, समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है? बताइए, इसका उपयोग का अर्थ है, ऑप्शन कौन सा सही होगा? सर, ऑप्शन सही होगा बी, उसे व्यर्थ ना करें। समय को व्यर्थ ना करें, उसके उपयोग का मतलब ये है। बहुत बढ़िया। चलिए, आगे चलते हैं। बस 4 प्रश्न और बचे हैं, 4 प्रश्न और बचे हैं हमारे। बताइए, मैं छोटा कर दूं।
बताइए, छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है? छात्रों के लिए समय का उपयोग अधिक आवश्यक क्यों है? जो इसकी महत्ता समझते हैं वह सफल होते हैं, सदुपयोग करने से सदा विफल होते हैं, कभी भी सफल नहीं होते, सदा पीछे रहते हैं। तो कौन सा सही है? सर ऑप्शन ए, जो इसकी महत्ता को समझते हैं वो सफल हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? वो सफल हो जाते हैं। तो आप भी समय की कद्र करिए, फालतू में समय को बर्बाद ना करें। बड़ा कीमती समय है ये, भविष्य बनाने वाला ये गोल्डन टाइम है, गोल्डन सुनहरा मौका है, सुनहरा समय चल रहा है। समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? बताइए, समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? समय वापस मिल जाएगा पर धन नहीं। समय वापस मिल जाएगा क्या? नहीं, धन वापस मिल जाएगा, समय नहीं, ये होना चाहिए। बहुत मेहनत से मिलता है, ये भी नहीं। धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। ऑप्शन सी सही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हमारा अगला प्रश्न है, बस 2 प्रश्न और बचे हैं, 2 प्रश्न और बचे हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? सजगता का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। सर सतर्कता मीन्स सजगता होती है, चौकन्नापन भी सजगता होती है, होशियारी मीन्स भी सजगता होती है, लेकिन प्रमाद मीन्स सजगता नहीं होती। ऑप्शन सही होगा ए। और कमेंट बॉक्स में बताइए प्रमाद मीन्स क्या होता है। मेरी क्लास समाप्त हो, सब लोग कमेंट करना सर्च करके प्रमाद मीन्स क्या होता है। मैं होमवर्क देता हूँ। बहुत बढ़िया। आज का आखिरी प्रश्न बताइए, इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? जल्दी से जवाब दीजिए। इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक है छात्र जीवन और समय। सबसे उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? छात्र जीवन और समय। और इसी प्रश्न के साथ हमारा मॉडल पेपर आज का ख़त्म हुआ, आज का सेशन ख़त्म हुआ। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको आज का सेशन कैसा लगा और आपके 37 में से कितने प्रश्न सही हुए, ये भी बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जानकारी के लिए बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। आप वहां जुड़ जाइए। क्लास से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट मैं देता हूं। और एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं, 7000 प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूं। हिंदी के 7000 प्रश्न टॉपिक वाइज लेकर आ रहा हूं। रात्रि 9 बजे 20 नवंबर से कंप्लीट हिंदी, किसी का भी एग्ज़ाम दीजिए। तो ठीक है, आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल इसी समय फिर से एक बार बेहतरीन प्रश्नों के साथ। सभी लोग जुड़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।